नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल पीपली खेड़ा मेरठ, कक्षा 11, विषय नागरिक शास्त्र। इसकी दूसरी पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चौथा अध्याय कार्यपालिका के बारे में बच्चों में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व आपने चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ये जाना कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है और चुनाव की प्रमुख विधियां, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में जाना। साथ ही विश्व में सभी देशों के बीच में चुनाव आयोग के संगठन और कार्यविधियों के बारे में जाना। चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं उनके बारे में पढ़ा और साथ में चुनाव किस तरीके से उसमें सुधार किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। अब आप कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु हैं कार्यपालिका की संरचना एवं संगठन के बारे में जानेंगे। दूसरा बिंदु कार्यपालिका के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु भारतीय संसदीय कार्यपालिका की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक स्वरूप को समझेंगे। चौथा भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को जानेंगे और पांचवा मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। छठा स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका जो सरकार का ही एक अंग है। सरकार वह संवैधानिक मूर्त संस्था है जिसके माध्यम से कानून का निर्माण करना, कानून का क्रियान्वयन करना और कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था होती है। मॉन्टेस्क्यू जो अमेरिका का एक विचारक था, उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत स्पिरिट ऑफ लॉस एक पुस्तक लिखी है, उसमें दिया है। उसने बताया कि सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों ही सरकार के अंग अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। इसी के आधार पर सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो संवैधानिक कार्यों के आधार पर कानूनों का निर्माण करती है और जो कानून विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है और जो कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। साथ ही न्यायपालिका संवैधानिक कानूनों की व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका क्या है, इसके अर्थ के बारे में और उसकी संरचना के बारे में आप समझेंगे। कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है, उस संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। संवैधानिक नीतियों के निर्धारण और लागू करने के कार्य सरकार के जिस अंग द्वारा किया जाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब ये कार्यपालिका प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है, संरचनात्मक और दूसरी प्रक्रियात्मक। संरचनात्मक में आती है अस्थायी एवं राजनीतिक और दूसरी इसमें आती है स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका। तो अस्थायी एवं राजनीतिक कार्यपालिका उसको कहते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, जिसमें मंत्रियों का पूरा संगठन होता है, जो अस्थायी होती है। दूसरी प्रकार की स्थायी एवं प्रशासनिक कार्यपालिका एक ऐसा संगठन होता है जो भर्ती की प्रक्रिया द्वारा और योग्यता प्रशिक्षण के आधार पर इनका चयन किया जाता है। ये स्थायी संगठन होता है। इसमें आदेश ऊपर से चलता है और नीचे तक पूरा करना होता है और दोनों ही कार्यपालिका पिरामिड के समान इनका की संरचना होती है, जिसमें आदेश अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका तक आदेशों को पहुंचाते हैं और जो संवैधानिक नीतियां हैं उनका लाभ जनता तक इनके माध्यम से पहुंचाया जाता है। कार्यपालिका का दूसरा प्रकार प्रक्रियात्मक। इसमें
तीन प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली प्रकार की संसदात्मक शासन प्रणाली, जिसमें संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की मुख्य भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा, कटौती तथा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के कार्यों को नियंत्रित करती है। इस शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें राजा या राष्ट्रपति औपचारिक या संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तव में देश की कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है, लेकिन वो जितना भी काम करते हैं उस काम के प्रति वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका उनको ये सारे जितने प्रस्ताव हैं स्थगन, काम रोको, इनके माध्यम से वो उसको नियंत्रण में रखती है। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अंतर्गत होती है। इसलिए इस शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं। और ये कहाँ किस किस देशों में है? ब्रिटेन में है, भारत में है, जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है, पुर्तगाल में है और बेल्जियम में है। इस तरीके से अब अगला पढ़ते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रणाली में संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। इसमें पहले वाली संसदात्मक शासन के गुण और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण दोनों ही होते हैं। इस प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए इस शासन प्रणाली को हम अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ पर है? फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति जनता से सीधे एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह अपने मंत्रियों का निर्माण प्रशासनिक तंत्र से करता है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जिसकी मुख्य विशेषता सरकार की स्थिरता होती है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता से प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति स्वयं प्रशासनिक तंत्र से ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसलिए उसको हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ये कहाँ किन किन देशों में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ब्राजील में है और लैटिन अमेरिका में है। अब आप आगे पढ़ेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका, तो भारत के संविधान में अधिनियम 1919 एवं 1935 के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अनुभव के आधार पर ली गई है, जिसमें कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी सरकार सुनिश्चित की जो जनता के अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो और जिसमें व्यक्ति की पूजा अर्थात वह निरंकुश ना हो। प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो लोकसभा के प्रति
आम रोगों या निंदा प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव या विश्वास का प्रस्ताव या प्रश्न पूछो प्रस्ताव, इस माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को नियंत्रण में रखती है। सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। अब आप यहां पर पढ़ेंगे राष्ट्रपति का गठन, शक्ति एवं स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 56 तक राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थितियों के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, जिसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति से किया जाता है, जिसके निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो गौरवपूर्ण, सम्मानपूर्ण पद है। वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण प्रमुख रूप से जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता और उसके साथ ही जो पूरा मंत्री परिषद होता है वही कार्यपालिका की कार्यों को करता है। पूरे देश का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है और वास्तव में जो कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। सामान्यकालीन में विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक एवं कार्यपालिकीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वास्तव में उसकी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को भी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। विशेषाधिकार, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 78B के अनुसार राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। अर्थात राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जो भी प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री जो भी कार्य करे उसकी सूचना तत्काल राष्ट्रपति को देता रहे। तो दूसरा विशेषाधिकार राष्ट्रपति को है कि निषेधाधिकार, वीटो शक्ति यानी धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति यद्यपि जितने भी विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही रखे जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रकाशित किए जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी प्रस्ताव को धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक यानी वित्त विधेयक को छोड़ के जो देश का आम बजट होता है उसको छोड़कर वो किसी भी विधेयक को विलंब कर सकता है। इस संबंध में आगे उदाहरण भी है कि भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक, इस विधेयक को जब पारित किया गया अनेक लोगों ने उसकी आलोचना की, क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था। संविधान के अनुच्छेद
19 की प्रेस की स्वतंत्रता को ये विधेयक बाधित कर रहा था, इसलिए उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह थे उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तत्काल उनका समय समाप्त हो गया और उसके बाद जब राष्ट्रपति वेंकट रमन आए तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया गया। तीसरा, उसको विशेषाधिकार क्या प्राप्त है कि राष्ट्रपति यद्यपि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, यदि किसी भी दल को बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु एवं त्याग पत्र देने पर राष्ट्रपति देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, पर नियुक्त किए हुए नागरिक को 6 महीने के अंदर विश्वास मत लोकसभा में पारित करना होता है। अब मैं बताती हूँ कि राष्ट्रपति के कौन सी आपातकालीन की शक्तियां होती हैं। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में यदि कोई संकट आता है, कोई सशस्त्र विद्रोह या देश में आंतरिक अशांति होती है या युद्ध की स्थिति होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि प्रदेश सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रही होती है तो राज्यपाल के लिखित प्रपत्र के आधार पर राष्ट्रपति उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तीसरी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि देश में वित्तीय संकट आता है, राष्ट्रपति को यदि अधिकार है वित्तीय संकट को लेकर के पूरे देश में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। जितने भी राष्ट्रपति कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही कार्य करते हैं। इसके बाद आता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है, जिसका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब राष्ट्रपति विदेश में गया हो या राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो ऐसी स्थिति में देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ऐसे वो राज्यसभा का सभापति होते हुए राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने से प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों का भी गठन करता है। समय समय पर मंत्रिपरिषद बहुत विस्तृत होती गई, बढ़ती गई, तो संविधान में प्रस्ताव लाया गया 91 जो संवैधानिक संशोधन 2003 में किया गया, उसमें मंत्रियों के आकार को थोड़ा निश्चित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा की सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री यदि त्याग पत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, दोबारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अब आती है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का क्या कार्य है। तो सबसे पहला मंत्रालयों का आवंटन। जो मंत्रालय बनाए जाते हैं जितने उनका बंटवारा प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसमें 3 तरीके के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री होते हैं। दूसरी कार्यशक्ति विभागों का गठन एवं वितरण। इसके अलावा प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद के आधार पर विभागों का गठन करता है कि कौन सा विभाग गृह मंत्रालय होगा, कौन सा विदेश होगा, कौन सा रेल मंत्रालय होगा, कौन सा मानव संसाधन मंत्रालय होगा। इस तरीके से विभागों का गठन और उसका वितरण करता है। तीसरी कार्यशक्ति सामूहिक उत्तरदायित्व। और प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री पूरे अपने मंत्रिपरिषद में
उनकी अध्यक्षता करता है, समय समय पर बैठक करता रहता है, उन्हें दिशा निर्देश देता रहता है कि पूरे भारत में किस प्रकार से कार्यों को करना है। अगला कार्य गोपनीयता। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में जो भी वार्ताएं होती हैं वो वहीं तक सीमित होती हैं। अगला, देश की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान और प्रधानमंत्री पूरे देश की कार्यपालिका के प्रमुख प्रधान होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से पूरे देश में शासन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को ही चुनती है। अगला, कि देश की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में प्रमुख सलाहकार और जितनी भी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं उन नियुक्तियों में मुख्य रूप से वो प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही नियुक्तियां करते हैं। अगला कार्य, देश के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश का नेतृत्व करते, मुखिया होते हैं। जैसे एक परिवार में एक पिता मुखिया होता है, ऐसे हमारे पूरे देश का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। अगला, लोकतंत्र के प्रमुख कर्णधार और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकतंत्र जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जनता ने ही अपने प्रधानमंत्री को चुना है, इसलिए पूरे देश का जो कर्णधार है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। अगला, विदेश व्यापार संधि समझौते एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री भारत के लिए अच्छे संबंध बनाने के लिए विदेशों में भारत के संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए प्रमुख भूमिका अदा करता है। प्रदेश में भी इसी प्रकार की संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी प्रदेश की अस्थायी कार्यपालिका, प्रदेश में जितने भी प्रदेश हैं वहां पर भी उसकी व्यवस्थापिका यानी विधान मंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, जिसमें औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है उसी तरीके से प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है और वो प्रदेश के कार्य का संचालन करता है। प्रदेश को विकास की राह पे ले जाने का प्रमुख श्रेय मुख्यमंत्री का ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही के बारे में बताती हूँ। वो एक ऐसा संगठन है जिसका चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसके चयन के लिए केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग और प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है। जो स्थायी होते हैं, जो अपनी सेवा निवृत्त होने से पहले तक मुख्य रूप से सरकार के द्वारा बनाए गए नीतियों का जनता तक उसको लाभ पहुंचाते हैं, उसको हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर इसका विभाजन कैसे किया गया है? सिविल सेवाओं का वर्गीकरण ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं और तीसरी प्रांतीय सेवाएं। तो पहली प्रकार की जिसमें मुख्य रूप से आती है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवाओं में आती है भारतीय विदेश सेवा और इसमें आती है भारतीय राजस्व सेवा। प्रांतीय सेवाओं में आती है बिक्री कर अधिकारी। इसी प्रकार से प्रदेश में भी इस नौकरशाही संगठन के द्वारा कार्यपालिका के नीतियों के द्वारा उनको लाभ जनता तक पहुंचाया जाता है, जिसमें आदेश ऊपर से नीचे तक चलता है और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर चलता है कि जो आदेश अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा दे दिए गए उनको जनता तक लाभ पहुंचाने का कार्य नौकरशाही वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर हुआ। निष्कर्ष में आपको ये बताती हूँ कि आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसमें कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये दूरदृष्टि ही थी। उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा।
इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी। गृहकाल प्रश्नावली, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है क, जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। क, संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। ग, जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। घ, ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। इन चारों में से किसी एक विकल्प को आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। आपको इसमें मेल करना है, किसके आगे कौन सा है उसको सही बताना है। पहला, भारतीय विदेश सेवा, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। ख, प्रादेशिक लोक सेवा, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है, जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। अखिल भारतीय सेवाएं, जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है। इसमें प्रति नियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। घ, केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। तो इस तरीके से जो आपको इसमें मेल सही लग रहा है उसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति, ये भी बहुविकल्पी है, चार में से कोई एक विकल्प आपको इसमें से देना है। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ख, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ग, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। घ, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। अगला प्रश्न लघुत्तरीय है। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। द्विगुत्री, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न हो गए जिन्हें आपको अपनी नोटबुक पे आंसर लिखने हैं। इसके बाद अगला अध्याय विधायिका के बारे में आप पढ़ेंगे।